वेलकम टू द और एंड पॉडकास्ट। आज मैं और डर्टी हैरी बात करेंगे मीडिया के ऊपर। ये एक बहुत ही ट्रिकी और एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और हम कोशिश करेंगे कि हम इसके सारे एस्पेक्ट्स जिस हद तक हो सके कवर करें। अच्छा, डेफेमेशन लॉज के ऊपर मैं दोबारा आना चाहूँगा। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये दर्ज हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा देखने में नहीं आई पाकिस्तान की सोसाइटी में, माशरे में। तो इसकी क्या वजह है कि क्या इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता या इसकी प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है हमारे जो एक्टिव जो कोर्ट में मामला चलते हैं? मेरे ख्याल से जो हमने पिछली एपिसोड में बात की थी कि जब कवानीन अंग्रेज़ी में हो और अवाम अनपढ़ हो तो लोगों को नहीं पता कि उनके पास हकूक़ क्या हैं, कवानीन क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कॉस्ट। डेफेमेशन का दावा करने के लिए आपको सिविल अदालत में जाना पड़ेगा, आपको वकीलों के हाथ चढ़ना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है डेफेमेशन का कानून वही लोग यूज़ करेंगे जिनके पास पैसे भी हैं और रिप्यूट भी है टू लूज़। तो इसका मतलब है डेफेमेशन वो लोग करेंगे जिनके पास सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका ऐसा है कि उनके बिजनेस को इफेक्ट पड़ा या उनकी रिप्यूट को फ़र्क पड़ा। एक आम आदमी की ज़िंदगी को आप क्या डिफेम करेंगे? उसको तो नहीं फ़र्क पड़ रहा जो गरीब आदमी है, लेकिन एक बिजनेसमैन है, जैसे जैसे आप एक डॉक्टर है, आपने डेफेमेशन कर दी कि भाई ये अच्छा इलाज नहीं करता, नेग्लिजेंट है, तो उसकी प्रैक्टिस तबाह हो जाएगी, खबर छप गई, तो उस डॉक्टर को लॉ सूट करना चाहिए। लेकिन वो लोग नहीं करते क्योंकि लोगों को होता है कि चलो आवाम भूल जाएगी, आगे चलेंगे। तो लॉज एग्जिस्ट करते हैं। उसकी एग्जांपल ये मिशा शफी और अली जफ़र के केस के अंदर उन्होंने एक दूसरे को जो इवेंचुअली जिसके ऊपर पूरी जो सोशल डिबेट शुरू हुई थी सोसाइटी के अंदर, वो यही थी कि जी डेफेमेशन का लॉ सूट हुआ। अली जफ़र का ख्याल था कि उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा है और एज एन आर्टिस्ट उसकी रिप्यूट जो है वो तबाह हुई है। उसकी वजह से अब ये दो इंडिविजुअल्स के दरमियान था। मेरे नज़दीक ये लॉ सूट आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, जिस तरह आपके बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो दिन रात बैठ के क्लेम्स करते हैं कि अगले एक हफ्ते में ये होगा, फलाना बंदा फलाने बंदे से मिला, उसने ये कहा, बंद कमरों में ये बात हुई। ये इन सारी बातों के ऊपर जब आप लोगों को इन्वेंडोज के ज़रिए से, लाजमी नहीं आप नाम लें, आप इनडायरेक्ट तरीके से जब लोगों को बुला के उनके, फॉर एग्जांपल इमरान खान के पास बहुत अच्छा ग्राउंड है कि जो जर्नलिस्ट जो है उनका ख्याल है कि वो नशा करता है, कितनी ज़्यादा ये बात हुई हुई है कि जी वो नशा करता है, वो नशा करता है। ये तो येलो जर्नलिज्म है ना। हाँ, तो येलो जर्नलिज्म का इलाज बड़ा ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है ना। आप येलो को बड़े इजीली कर्व कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो आपका जो सवाल था कि लोग क्यों नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। और हमारे माशरे में तो जनरली लोग थके हुए हैं, वो एक कॉज के लिए क्यों उठें जी। क्या उसकी वजह ये है कि हम एज अ माशरा भी उस लेवल पे मैच्योर नहीं किए कि हम इन चीज़ों के बारे में सोचें। तो खैर ये डेफिमेशन और बायस और जर्नलिज्म, जो बायस का जो इशू है जर्नलिज्म में, वो तो एक इशू है। अच्छा, दूसरा इसमें एक और इशू है जो एक बैनुल अक़वामी नौइयत का इशू है। पता नहीं हमारी यूनिवर्सिटियों में इसको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा। वो ये कि वो ज़बान क्या है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मसलन मैं एक मजमून पढ़ रहा था जिमी वेल्स का, जो कि विकिपीडिया के को फाउंडर हैं, जो कि एक बहुत इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करने का खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। कि अब जैसे इसराइल की जो कॉलोनीज़ हैं बढ़ रही हैं, उनकी आबादियाँ बढ़ रही हैं, तो अब वो ये इस बात पे परेशान थे कि इस बेसिक बात को रिपोर्ट भी जो करना है, हम उसको एक्सटेंशन लिख के रिपोर्ट करें इजरायली सेटलमेंट्स की, या इंक्रोचमेंट लिख के रिपोर्ट करें, या उसको किस ज़बान में लिखें कि वो जो है उसकी एंगलिंग ना हो जाए इस तरीके से कि वो पहले ही जो है वो एक तरह से एक तज़िये में तब्दील हो जाए। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से तो सोचा नहीं जा रहा कि, क्योंकि ज़ाहिर है एक सतह पे ये भी है कि हर इंसान का अपना एक सच है, लेकिन एक माशरे की तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ कलेक्टिव जो है कंसेंशुअल जो ट्रूथ्स हैं वो भी हों, जिन पे हम सब लोग जो है वो अग्री करें, ताकि मिल के जो है वो आगे कंट्रीब्यूट करके तरक्की की जा सके, काम किया जा सके। तो उस ज़बान की तरबियत जो है वो कौन कर रहा है? मतलब आप कैसे कहेंगे कि कैसे एक ख़बर को लिखेंगे? क्या वो हो रही है या होनी चाहिए कि वी शुडंट इवन थिंक अबाउट इट? नहीं, यू आर डेफिनेटली राइट, वी शुड थिंक अबाउट इट। दिस इज समथिंग जो कि नहीं हो रही, क्योंकि जो जिस तरह आपने कहा कि ये जिम्मेदारी है ना, वो फील कर रहे हैं कि जी। हमने बात करनी है, हमने लोगों तक बात पहुंचानी है। तो हमारी बात क्या है, क्योंकि बात करने से हमारा वज़न कम या बढ़ जाएगा, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, या हम पे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, हम पे मूव बढ़ना शुरू हो जाए। तो
ये चीज़ें जो नैरेटिव बिल्डिंग है विद द व्यू इन माइंड कि आपने जो फैक्ट है उसको ट्विस्ट नहीं करना, नैरेटिव बनाने का आपके पास पूरा हक है। अब ऑब्वियसली जो आपने एग्जांपल दी उसमें नैरेटिव ही बन रहा है ना कि आपने जी ज़मीन हासिल की है, वो इंक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन फैक्ट तो है कि आपने ज़मीन हासिल कर ली है। तो अब आप इस लैंग्वेज को या इस इशू को जिस तरह बताना चाहते हैं वो आप तभी फील करेंगे जिम्मेदारी अगर आपकी स्टेक होगी, आपको लगेगा कि मेरी बात करने से कोई फ़र्क पड़ता है। एक ऐसा माशरा जहाँ पे पाकिस्तान की एग्जांपल है जहाँ पे ना आवाम को फ़र्क पड़ रहा है, ना मीडिया हाउसेस को, ना उन मीडिया हाउसेस का जो इम्पैक्ट है वो पॉलिटिशियंस पे उस तरीके से आ रहा है। एग्जांपल है जो है रेहाम खान की जो किताब है वो पूरी डिस्कस हुई है, क्या फ़र्क पड़ा इमरान खान की पॉपुलैरिटी पे, उससे क्या फ़र्क पड़ा। हाँ, पोलराइज लोग जो कि ऑलरेडी समझते थे कि भाई ये बंदा गंदा है, उनके पास और मिसालें आ गई हैं, आपने जो है वो येलो जर्नलिज्म कर लिया है। लेकिन जो रियासत है, जो स्टेट है, उसको भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसको फ़ायदा हुआ क्योंकि और सियासतदान गंदे हुए, उनकी जो है वो पर्सनल लाइफ्स उठा के आपने एक एग्जांपल बना दी कि जब भी किसी को गंदा करना है तो आप उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर घुसो और उसके बारे में बातें करो और उसके बारे में डिस्कशन करो। ये सबसे बड़ी एग्जांपल ये है। दुनिया में रेप जब होता है या कोई क्राइम होता है या किसी बंदे को आप अरेस्ट करते हैं तो वो उसका मुंह नहीं दिखाते जब तक कि उनको ये परमिशन नहीं दी जाती कि ऐसा करने से उस बंदे की रिप्यूट या उसकी इज्जत या उसकी जो हैसियत है वो तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान में जो जिन पे झूठे कत्ल के मुकदमे हैं या इल्ज़ामात हैं उनकी शक्लें दिखा दी जाती हैं, जो रेप के विक्टिम्स हैं उनकी शक्लें दिखा के, उनके घर वालों की शक्लें दिखा के उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। तो ये एहसास है ही नहीं, ना स्टेट में है, ना मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं उनमें है, ना मीडिया क्या कहते हैं हाउसेस में। उसकी वजह है कि जनरली हमारी मोरालिटी नहीं है ये। हम ये इसका ताल्लुक एट दी एंड मीडिया आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर रहा, हम में से ही लोग उठ के जर्नलिस्ट बन रहे हैं। तो अगर हमारी मोरालिटी ये है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, हमें सबका पता करना है, किसकी बेटी के साथ कहाँ ज़्यादती हुई, किसका बेटा किस जुर्म के अंदर गया, हमने सबका पता करना है जी। मज़ा आता है ना। आप और मैं तो इस माहौल में और माशरे में बड़े हुए हैं जहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन जो दूसरे के घर में चल रही है वो हमने हासिल करनी है जी। उसके बगैर हमें चैन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे की इन्फॉर्मेशन सुन के हमें अपने बारे में बेहतर फील करते हैं। उसी सोसाइटी में ये मीडिया ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, जहाँ एक एक्सट्रीम तो ये है कि कॉन्फ्रंटेशन को प्रमोट करके पोलराइजेशन पैदा की जाती है, मतलब एक मसनूई तसादुम पैदा किया ताकि तकसीम हो माशरे के अंदर। दूसरी उसकी एक्सट्रीम ये है कि एक फॉल्स न्यूट्रलिटी है जिसके अंदर पीटीवी का जो है नाम मेरे जहन में आता है कि आप एक तो ये करें कि जो अहम मौज़ूआत हैं सियासी नौयत के, आप उनसे गुरेज करें, ठीक, आप उन पे बहस ही ना करें। लोग पकड़े जा रहे हैं, मर रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश की आज़ादी से पहले वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि तमाम चीज़ें कंट्रोल में हैं, और आखिर में हुआ कि वो नहीं कंट्रोल में थी। दूसरा फॉल्स न्यूट्रलिटी का एक एस्पेक्ट ये है कि अब हम बहस कर रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक जानवर का रंग काला है, मैं कह रहा हूँ काला है, आप कह रहे हैं सफ़ेद है, तो तीसरा बंदा लड़ाई ख़त्म करने के लिए आके कह दे कि भाई हरा है या लाल है। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है कि फ़ौज के डर से या फ़ौज के खौफ से लोग ऐसी लाइन टो कर रहे हैं कि जो उनको तो खुश रख रही है लेकिन वो किसी आपको नतीजे तक नहीं लेके जा रही या कोई बहस का हकीकी रुख नहीं दिखा रही। ये किस हद तक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ज़्यादा तारीख है उसमें तो पीटीवी ने डोमिनेट किया है, तो लोगों को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिसके अंदर वो डिसाइड कर सकें कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है। तो उसका भी तो एक रोल रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वी नॉट इवन इनकरेजिंग कि एक फॉल्स न्यूट्रलिटी भी हो? मुझे वैसे पीटीवी से पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं सोच रहा हूँ एग्जांपल ये है कि अगर कोई पूछे जन्नत कहाँ है तो आप आंखें बंद करके पीटीवी की कोई भी पुरानी ट्रांसमिशन सुन ले। आपको दूध की नहरें बह रही हैं, फसलें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में अमन है, सुकून है, आज हुकूमत ने फलानी सड़क का इफ्तिताह की है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। हाँ जी। जो फॉल्स न्यूट्रलिटी है ये इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि एक तो हम डरपोक लोग हैं जी, दूसरा हम सेल्फिश लोग हैं। हर एंकर को ये डर है कि उसने अपनी नौकरी संभालनी है, लाखों रुपए कमा रहे हैं, मीडिया हाउसेस को ये डर है कि उनको सेंसरशिप करके उनका चैनल ना बंद हो जाए, केबल ऑपरेटर्स को कह के उनका चैनल 125वें नंबर पे ना नीचे ले जाए कहीं। ठीक है, तो पहली बात तो सेल्फ इंटरेस्ट जिसकी वजह से फॉल्स न्यूट्रलिटी है। दूसरी बात मॉरल करप्शन है।
मॉरल करप्शन बहुत देर पहले से हमारी सोसाइटी में आ गई थी. अगेन जो एक्टर्स हैं ये कोई रोबोट्स नहीं है, ये कोई बाहर से नहीं है, एलियंस नहीं है, ये अपने पाकिस्तानी लोग हैं. ये उसी माशरे में बड़े हुए हैं जिस माशरे में रिश्वत कॉमन है, खाता है तो लगाता है भी एक एक्सेप्टेबल स्लोगन है. दुनिया में आपको इसकी मिसाल कम मिलती है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मिलती होगी, लेकिन एक्सट्रीम एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर गलत की, गलत को गलत ना कहने की. अब जो आपने शुरू में बात की थी कि मीडिया का रोल ये है कि किसी भी डेमोक्रेसी में उनका काम क्या है कि उन्होंने फैक्ट्स प्रेजेंट करने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में, लैक ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में, रिप्रेजेंटेटिव्स की परफॉर्मेंस के बारे में, लैक ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में. आपने लोगों को रिमाइंड करना है कि उनका मैनिफेस्टो क्या है, क्या नहीं है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, क्या नहीं. अब फैक्ट है, एग्जाम्पल देता हूँ. ये फैक्ट है कि डेमोक्रेसी को चलने देने के लिए ज़रूरी है कि फ़ौज या कोई और इदारा इन्फोर्समेंट का इंटरफेरेंस ना करे जी. ये एक फैक्ट है, इसको तज्जिया भी कहा जा सकता है. इससे भागना आपकी मॉरल करप्शन है. तो अगर कोई चैनल वाला बैठ के ये जस्टिफाई करने लग गया है कि जैसे भी चल रहा है सही चल रहा है, तो ये उसकी मॉरल करप्शन है. और उस मॉरल करप्शन का नुकसान क्या है कि आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम मीडिया पे रिएक्शन आ रहा है कि जो सच लोगों के मुंह के अंदर जाके घुसा पड़ा है इस वक्त. जब 10,000 लोग उठाए जाएंगे, जब लोगों को ज़दोकोब किया जाएगा, जब फोर्स का और जुल्म का दौर चल रहा है, और आपके वो लोग जिनका काम है कि वो इस बारे में आवाज़ उठाएं वो चुप करके बैठे और उन्होंने न्यूट्रलिटी ली है, तो वो लोग जो बेआवाज़ हैं वो देख रहे हैं, उनको गुस्सा चढ़ रहा है, तो वो फिर उस जगह का रुख कर लेंगे जहाँ से आवाज़ आ रही है. और यही हुआ है कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी, उनके बायसेस, लोग लिटरली हमारी जो जनरेशन के लोग हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखना पसंद करते, प्रिंट मीडिया नहीं पढ़ना पसंद करते, क्योंकि क्लियर बायसेस हैं. यानी जो मुल्क के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ है उसको इग्नोर करके एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है जी. तो मॉरल करप्शन है, सेल्फ इंटरेस्ट हैं, प्रेशर हैं, जो मर्जी आप कह लें, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें सोच भी नहीं आती, हमें बुरा भी नहीं लगता है. यार आप ये सोचें कि ये इतना बुरा मकाम है हमारे मुल्क के लिए कि ऐसे लोग जिनको पता है, जर्नलिस्ट को पता है कि लोग पकड़े गए हैं. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इमरान रियाज की ले लेते हैं. एक तबका है आपके मुल्क में जो कह रहा है इमरान रियाज खान जर्नलिस्ट नहीं था, सियासी कारकुन था. ये तो कंडेम करना चाहिए इसको. वो कंडेम भी नहीं कर पा रहे ना, वो उनकी तंजीमें चुप करके बैठी हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, वो दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट वन ऑफ देयर ओन. वही मसला जो जुडिशरी का है, हाँ जी, वही मसला जर्नलिज्म का भी है. सेम है कि जब हमारी मॉरल करप्शन और गुलामी इस लेवल पे पहुंच जाएगी तो हम ऐसी ही जगह पे पहुंचेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ना अकाउंटेबिलिटी है, ना क्रेडिबिलिटी है, बायस है और सेंसेशनलिज्म है, जिसकी वजह से वो पोलरिज्म बढ़ा रहे हैं हमारी सोसाइटी में. वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेके आ रहे जी. वो लोगों को. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है यार, IMF के कितने 15-16 प्रोग्राम हो गए, आज तक हमारे जर्नलिस्ट ये नहीं समझा सके अवाम को, उनको खुद भी समझ नहीं आई कि IMF का जो प्रोग्राम है वो होता क्या है जी. उसकी शराइत क्या होती हैं, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है. घंटा घंटा एयर टाइम लेते हैं, नहीं समझा पाते. आपको पता है? नहीं, मैंने तो अभी तक देखा नहीं IMF का प्रोग्राम की शराइत को डिटेल के अंदर. बिल्कुल ऐसे हमारे मुल्क को वो खा गया है, हमने देखा नहीं जी. CPEC के मुआहदों का पता है आपको? नहीं, मैंने वो भी नहीं देखा. आपको पता है हमारे मुल्क में कितने अस्पताल बने हैं पिछले 5 सालों में? ये इन्फॉर्मेशन किसने देनी है? ये मीडिया ने देनी है, प्रोवाइड करनी. कितनी सड़कें बनी हैं, कितने स्कूल बने हैं, कितने बच्चे कोलरा से या ऐसी बीमारियों से जो दुनिया में ख़त्म हो गई, जो सिर्फ हाथ धोने से ख़त्म हो जाती हैं, मर गए हैं. कितने मरीज़ हैं जिनको इलाज नहीं मिल रहा. हमारे कौन कौन से शहर हैं जो कि एजुकेशन के लिहाज से बहुत पीछे हैं, कौन से शहर हैं जो बहुत आगे हैं, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है. ये सारे फैक्ट्स आप और मैं अभी हम हंस रहे हैं बैठ के कि ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के मीडिया में मिलती नहीं है. एग्जाम्पल है, ये बोर करती है ना. नहीं ये बोर नहीं, मसला है हाँ सही कह रहे हैं, ये बोर करती हैं. और हमने खुशी की बात नहीं करनी, डिप्रेस्ड कौम है, हम अपनी आवाम को डिप्रेस्ड और इंटॉलरेंट रखना चाहते हैं जी. देखिए एग्जाम्पल ये है कि जो मीडिया रिफ्लेक्शन है मेरे नज़दीक सोसाइटी की जो कि एग्जिस्ट करती है. अगर आपकी सोसाइटी डिप्रेस्ड है, लोग डिप्रेस्ड हैं, यू आर नॉट प्राउड ऑफ योर कंट्री. आप किसी एंकर को उठा के देखें, वो कहते हैं मुल्क का हाल ये है, बदहाली है. कुछ हैं जो थोड़े बहुत कहेंगे कि जी तारीख रात के बाद सवेरा भी होगा जी. लेकिन ओवरऑल मीडिया क्या कर रहा है? इसी टाइम में, जिस टाइम में गुर्बत भी है, अफलास भी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स बनाए हैं,
कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की हैं, कोई बंदा है जो कि नस से बैठ के, फैसलाबाद से बैठ के कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, डिस्पाइट लैक ऑफ रिसोर्सेज हमारे डॉक्टर्स अच्छा काम करते हैं, बड़े काबिल लोग हैं, दुनिया में जहाँ जाते हैं दे आर एम्प्लॉयड वेल, इंजीनियर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी डिग्रियां कंप्लीट करने से पहले दुनिया में वर्ल्ड फेम हासिल कर लिया। हमारे एथलीट्स हैं, हमारी स्पोर्ट्स, क्रिकेट के अलावा चले और भी चीज़ें हमें पता ही नहीं पाकिस्तान में एग्जिस्ट क्या करती हैं। तो हमारा मीडिया जो है ना नल्ला और नकट्टू है। नहीं, वैसे मैं इज्तनाब करता हूँ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देने से, लेकिन इसमें यह है कि डॉन न्यूज़ का जो एक प्रोग्राम है ज़रा हटके, वो एक बहुत ही मुख्तलिफ नौइयत का, कि जहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ के पैटर्न से हट के भी जो अहम ख़बरें हैं या अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनके ऊपर बात की जाती है। अब इस बहस ये इनकम्प्लीट रहेगी, नामुकम्मल रहेगी कि अगर आप जो आज का एक बीस्ट है सोशल मीडिया, उसके ऊपर गुफ्तगू ना करें, क्योंकि ज़्यादातर अरसे तक तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट रहा इस बात का कि रेगुलेशंस जो हैं वो बाहर से नहीं लगनी चाहिए किसी भी मीडिया के सेक्शन के ऊपर। इनबिल्ट और इनहेरेंट होनी चाहिए रेगुलेशंस, इदारे करें या तंजीमें करें। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया चल रहा है बिल्कुल एक बीस्ट की तरह बन गया है, तो जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोविड का इलाज जो है वो क्लोरोक्स ब्लीच से हो रहा है या प्याज खा के हो रहा है, और जो है ज़ातियात पर गुफ्तगू की जा रही है सियासतदानों की, और कोई जो है उसके ऊपर बंदिश नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। मतलब बायस से बायस मीडिया चैनल भी ख़बर दे अगर, तो मैं उसको जो है वो मानना पसंद करूँगा, जो कि सबसे ज़्यादा वेरीफाइड और क्रेडिबल कोई सोशल मीडिया का जो यूट्यूबर या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म से बंदा दे, क्योंकि वहाँ पे तो कोई भी रेगुलेशन जो है वो एब्सोल्युटली एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि एक तो ये कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा है, कि जैसे 2012 में हमने देखा कि अरब स्प्रिंग के अंदर उन्होंने इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड की और कनेक्ट किया और माशरे को गैल्वनाइज किया, लोग सड़कों के ऊपर आए, और जो डिक्टेटर्स थे जो बड़े बड़े 10-10 सालों से हुकूमत कर रहे थे उनको स्टेप डाउन करना। लेकिन फिर इसकी नेगेटिव चीज़ें भी हैं कि अब इतनी पोलराइजेशन बढ़ गई है कि हर इंसान का अपना सच है, अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब वो किसी भी मुल्क में चले जाएं, अब अमेरिका में चले जाएं तो वो आपको बताएंगे कि जो है ट्रम्प को इस तरीके से हराया गया और इस तरीके से रिगिंग हुई इलेक्शंस के अंदर। पाकिस्तान में चले जाएं वो अपना बताएंगे। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, क्या लगा भी सकेंगे हम कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें। देखें, आपने बात बड़ी अच्छी की है। जो हम पूरी डिस्कशन कर रहे थे पिछले 20-25 मिनट से, वो ये थी कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। ऑटोमेटिकली लोग ऑल्टरनेट की तरफ जाएंगे, तो जब वही चीज़ 24 घंटे वही खबर बार बार साइकिल होगी, लोग तंग आ जाएंगे। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया की आने के बाद जो ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी वैसे तो मोनोपोली ख़त्म हुई है। उसकी वजह ये है कि जो फॉर्मेट है सोशल मीडिया का बहुत अट्रैक्टिव है जी। आपको एक्चुअली कोई तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप उस फ्रेम में दिखाएंगे वही सच है। तो आप मास्टर हैं उस नैरेटिव के। तो छोटे छोटे दुनिया में मेरे नज़दीक जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो जर्नलिस्ट भी है, वो तजियाकार भी है, वो एक्टर भी है। हमारी एग्जांपल ले लें, हमने माइक पकड़े हैं, रिकॉर्डिंग की है, हम बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ। हम पोस्ट करेंगे, लोग सुन लेंगे। तो ये सोशल मीडिया की पावर है। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों को ये नहीं कह रहे कि हम खबर पहुंचा रहे हैं। हाँ, हम अपनी सोच का इजहार करें, ये एक फ़र्क बात है। तो हम अच्छे हैं ना, तो हम अच्छी बातें करते हैं। तो खैर, अब मसला ये है कि सोशल मीडिया का जो फॉर्मेट है वो समझना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया इसलिए नहीं बना था कि वो ख़बरें पहुंचाए। सोशल मीडिया एक एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जो हर तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है। दुनिया में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, क्या नहीं है, मतलब एनीथिंग फ्रॉम के अमेरिका में जो है वो कुत्तों को कैसे नहलाया जाता है वहाँ से लेके पाकिस्तान के अंदर एक पीर साहब कराची से बैठ के कोविड के लिए दम कर रहे हैं फ़ोन पे। टिकटॉक बनाई है उन्होंने, उसमें फूंक मारते हैं वीडियो के अंदर, और जो वीडियो देखने वाला है उस तक फूंक पहुंचती है जी। और उसकी फूंक आने के बाद पीर साहब की कोविड चला जाता है, मायूस होके कि मैं एक ऐसी जो है ना होस्ट के अंदर बैठा हुआ हूँ जिसका दिमागी लेवल ये है, तो मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे, मैं निकल कहीं और जाता हूँ। तो पहली बात ये कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है वो बेस करता है आपकी पसंद और आपकी लाइक के ऊपर। वो इसलिए बना है कि आप प्रोडक्ट हैं और आपके को जो पसंद है वो आपको दिखाया जाएगा, और जितना आप उसे कंज्यूम करेंगे उतना वो एक बड़ा बिलबोर्ड बन जाएगा जिस पे एड्स डाल के वो आपको
जो है रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो लोग जिनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं जिन्होंने बनाए हैं, फेसबुक है एग्जांपल है, यूट्यूब है, सारा कुछ। तो उनका मकसद शुरू में ये नहीं है कि उन्होंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो यूट्यूब का, फेसबुक का मकसद जर्नलिज्म नहीं है, स्क्रीन टाइम बढ़ाना है आपका बस। आप प्रोडक्ट हैं। हाँ। क्यों मुफ्त में मिली है आपको फेसबुक? जकरबर्ग खाला का बेटा आपकी, उसने आपको क्यों दिया है फेसबुक? फेसबुक इसलिए दिया है, फेसबुक के ऐड से फेसबुक पैसे कमाता है। फेसबुक आपको इस्तेमाल करता है, आपका डेटा कलेक्ट करता है, वो देखता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं। उसकी वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोशल मीडिया पे पोलराइजेशन करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो एल्गोरिदम है वो आपको रिकमेंडेड वीडियोस के अंदर वो दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं, और जितना आप उस चीज़ को और देखेंगे वो आपको उतना दिखाएगा। उसकी एग्जांपल ये कि अगर आप इमरान खान की तकारीर सुनना शुरू कर देंगे तो वो आपको प्रो PTI जो चैनल है वो दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप नवाज शरीफ की तकरीरें सुनो, अगर वो आपको PMLN की तकरीरें दिखाना शुरू कर देगा, वीडियोज़ दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप दोनों के दरमियान में कुछ देखना शुरू करेंगे तो वो आपको न्यूज़ का कंटेंट देना शुरू कर देगा। तो सोशल मीडिया इंजीनियर इस तरीके से किया गया है कि उसका मकसद ये है कि आप जो चाहते हैं प्रोजेक्ट करना आप वो करें। तो उस सिचुएशन के अंदर सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इजी प्लेटफॉर्म टू क्रिएट वट एवर इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट, वट एवर नैरेटिव दैट यू वांट। और इसी वजह से सोशल मीडिया पे जो मैंने शुरू में बात की थी कि रशिया का इंटरफेरेंस इन अमेरिका सोशल मीडिया के ज़रिए से पॉसिबल हुआ, ब्रेक्जिट जो है वो सोशल मीडिया की वजह से पॉसिबल हुआ। अभी यहाँ पाकिस्तान में देखें, नारे चल रहे हैं जी, कलेमात चल रहे हैं हमारे जो है ना फौजी बरादरान उनके लिए, कि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो एकदम से वीडियोस आने लग जाती हैं कि मुझे फ़ौजियों से मोहब्बत है, मुझे फलाना है। नवाज शरीफ के खिलाफ प्रेशर बढ़ता है, उसका जो सोशल मीडिया विंग है वो निकल आता है। इमरान खान का प्रेशर बढ़ता है तो उसके निकल आते हैं लोग। तो सोशल मीडिया का मेरे नज़दीक ना काम जर्नलिज्म था, ना वो बना है उसके लिए, ना वो टेक्नोलॉजी उस तरीके से बनी है। हाँ, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये है कि आप किसी की आवाज़ दबा नहीं सकते। लेकिन ऐसे कल्चर के अंदर या ऐसे सोसाइटी में कि जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर पा रहा, जैसे अब ये है कि इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, PTI का नाम नहीं ले सकते, तो उस सिचुएशन के अंदर फिर ये कि सोशल मीडिया एक जो है कि ऑल्टरनेटिव एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर आप खुल के जो है वो बहस कर सकते हैं, पूरी बात कर सकते हैं। आपने रशिया की जिक्र की और अमेरिका की, एक और जंग है जो रशिया जिसमें मुलविस है और इन्वॉल्व है, रशिया और यूक्रेन की जंग, जिसके अंदर अब सामने आ रहा है कि डिसइंफॉर्मेशन ने जो है वो किस हद तक नुकसान पहुंचाया दोनों साइड्स को, और एक्चुअली वॉर को प्रोलॉन्ग करने में और कैजुअलिटीज़ को बढ़ाने में जो है वो उसने बड़ा किरदार अदा किया है। क्योंकि लोग अपने अपने नैरेटिव्स बना रहे हैं कि हमने फ़लाना इलाका फ़तह कर लिया और फ़लाना इलाका कर लिया और इतने लोगों को मार दिया, तो वो जो एक नफ़रत है वो फ्यूल कर रही है वॉर को कि वो और आगे तक चलती रहे। हाँ, इसकी एग्जांपल ये भी है कि आप देखें दुनिया में बड़ी ज़्यादा मूवमेंट चल रही है, क्लाइमेट चेंज, रिसाइकलिंग, और फिर आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने इस सारे नैरेटिव को सोशल मीडिया के ज़रिए से हाईजैक कर लिए। वो क्या करती हैं, बड़ी कंपनी जो कि अन्यवाह प्लास्टिक बना रही हैं जी, वो दुनिया को बताती हैं हमारा सारा जो प्लास्टिक है वो रिन्यूएबल है, हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर रहे हैं, तो हम प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन वाले एंड के ऊपर हैं। और वो लोगों को जो सच्चाई है उससे डिट्रैक्ट कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि दुनिया में हर वक्त, अगर हम जिस वक्त मैं और आप बात करें, इस वक्त पता नहीं लाखों करोड़ों की तादाद में प्लास्टिक बोतलें बन रही हैं और वो समंदर में जा रही हैं, उससे इकोसिस्टम तबाह हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे ये सारी कंपनीज बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके एड्स के अंदर, इनकी मार्केटिंग के अंदर, इनके लिए जो लोग बैठे हैं उन्होंने पूरा नैरेटिव जो है वो हाईजैक कर लिया हुआ है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इन पर क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, जो लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो आके बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इनके पास पूरी प्लेइंग फील्ड है एक। हाँ, उस पर और लोग भी हैं जो कि काउंटर नैरेटिव प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये पावर है। जिस तरह आपने यूक्रेन के अंदर बात की, उसी तरह मुझे लगता है कि इट्स वेरी ईजी टू फॉर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ कि वो नैरेटिव बिल्डिंग करें और शेप करें, लोगों को बताएं कि आपने क्या सोचना है, क्या नहीं करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके पास हद से हद क्या होगा, 10 पेज होंगे, 100 पेज होंगे जी, 200 चैनल होंगे, कितने हैंडल्स उठा लेंगे, कितने अकाउंट्स उठा लेंगे, उनका काउंटर नैरेटिव फिर भी एग्जिस्ट करेगा। तो कंप्लीट कंट्रोल सोशल मीडिया पे कोई भी एक एंटिटी हासिल नहीं कर सकती, और यही मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा जो अकाउंटेबिलिटी का जो इसका मैकेनिज्म है वो यही है कि आप सोशल मीडिया को बंद नहीं कर सकते। मतलब हज़ार खराबियों के बावजूद भी पाकिस्तान जैसे बंद निज़ाम के अंदर जो है वो सोशल मीडिया एक्चुअली प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया, जिस तरह आपने कहा कि वो नैरेटिव बिल्डिंग में काम कर रहा है, और वो नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है उसका काउंटर नैरेटिव भी बिल्ड कर रहा है, और आवाम को थोड़ी उम्मीद तो है कि चलें, कासिम का नाम तो नहीं लिया जा सकता, ना कासिम के अब्बा का नाम लिया जा सकता है,
तो चलो सोशल मीडिया पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि लोगों के साथ जुल्म जबर ज़्यादती क्या हो रही है। तो खैर ये तो सोशल मीडिया है, और हमने डिस्कस किया कि सोशल मीडिया का जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में और जनरल रोल ये है कि इट इज़ अ पोलराइजिंग फोर्स, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स। के बंद माशरों में आपके पास आवाज़ नहीं दब सकती, तो ट्रेडिशनल मीडिया उसको तो बंद करना बड़ा आसान है। आप फ़ोन करें ओनर को, थ्रेट करें, उसको बता दें कि बच्चे कहाँ जाते हैं जी, या आप बता दें स्कूल किधर जाते हैं और बेगम शॉपिंग कहाँ करती है, या जो भी आपने पाकिस्तान के जी, अंदर किसी थ्रेट को करना, डराना है, पर्सनल थ्रेट लेवल करना पे। है कि जी फलानी जगह आप जाते हैं सुबह वॉक करने, फलानी जगह आप जाते हैं खाना खाने, तो हम आपको पकड़ लेंगे, चैनल बंद हो जाएगा, वहीं पे वो ठंडे हो जाएंगे। या वो अपने एंकर को कहेंगे सर हुक्म बजा लाएं, सलूट करें, सलाम करें साहब को, चलो बच्चा जमूरा, या अब बताओ कि इस मुल्क में कितनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, किसकी वजह से हो रही हैं, तो वो चलता रहेगा। लेकिन सोशल मीडिया को बंद करना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें आज किसी बंदे को लगता है कि यार उसकी बात सुननी चाहिए, वो उठेगा, वीडियो बनाएगा, पोस्ट करेगा, लोगों को अगर अच्छी लगी वायरल हो जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव रोल है एक बंद माशरे के अंदर। अच्छा, दूसरा इसमें एक ये एस्पेक्ट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ास तौर पे जो उसके ओनर्स हैं, वो बड़े बड़े जो हैं वो बिजनेस पर्सनल हैं, तो जाहिर है, और वहाँ पे जो लीडरशिप में भी पोजीशन में लोग हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई इंटेलेक्चुअल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हों, कोई राइट विंग के हैं या लेफ्ट विंग के हैं, उनके भी अपने जो है वो फाइनेंशियल एजेंडाज हैं। तो ये कैसा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर बहस नहीं की जाती कि वो जो मीडिया ओनर है वो हाउसिंग स्कीमें शुरू कर रहा है जिसमें जर्नलिस्ट भी प्लॉट ले रहे हैं, आर्मी के लोग भी प्लॉट ले रहे हैं, और फिर वो है वो प्रो आर्मी गुफ्तगू भी कर रहा है। तो इस नेक्सस के बारे में भी कोई बात नहीं होती। ये जो है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कह दिया है बड़े खूबसूरती से, आपने कह दिया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसे, जी, कि आपने अगर ज़मीन ले ली है, किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली है, और आपका बिजनेस जो है वो स्टेट के बिजनेस के साथ जुड़ गया है, तो आप रियासत को क्यों क्रिटिसाइज़ करेंगे? जी, तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, और इसी वजह से ऑल द मोर रीज़न आई थिंक कि सोशल मीडिया का एक रोल है कि जहाँ पे मीडिया हाउसेस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी थ्रू डेफेमेशन हो सकती है, थ्रू जनरल पब्लिक ओपिनियन हो सकती है, वहाँ पे सोशल मीडिया एक मुसलसल कंपैरिजन है कि भाई अपने आप को बेहतर करें, इम्प्रूव करें। अगर आपने, और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को भी सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ी है, तो ओवरऑल मेरे नज़दीक इंसानियत को भलाई और फ़ायदा ही हुआ है सोशल मीडिया के होने से। पोलराइजेशन तो पहले ही एग्जिस्ट करती थी, और ऑन टॉप ऑफ इट जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो सोशल मीडिया के आने से पहले भी थी। आपने पिछली पॉडकास्ट में इस तरह बात की थी कि मज़हब लोगों को पोलराइज कर देता है, सारा कुछ हो जाता है। उसी तरह वो पोलराइजेशन तो मेरे ख्याल से इंसानी नेचर के अंदर है कि हम अगर एक नैरेटिव को, एक सिम्त को एक बिलीव करते हैं और हमें बार बार कहा जाए कि यही ठीक है और दूसरी गलत है, तो हम उसमें बिलीव करके हम उस पर अमल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। तो अब इसको समराइज़ किया जाए तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाना तो मुश्किल है, या रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कराना तो मुश्किल है। यही है कि लोग खुद ही जो है वो थोड़ी सी कोई केयर एक्सरसाइज करें या सेल्फ सेंसरशिप किसी हद तक एक्सरसाइज करके कोई वेरिफिकेशन करके बात फैलाएं आगे। एक तो ये, और दूसरा ये है कि जो इस्टेब्लिश मीडिया हाउसेज हैं वहाँ पे उनको चाहिए कि ये इनिशिएटिव लें कि अपने स्टाफ की तरबियत करें, ख़ास तौर पे उस रिपोर्टर की जो बुनियादी ख़बर लेके आता है, जिससे एक पूरा जो है फिर वो सिलसिला जो है पूरी फूड चेन किक इन होती है। उस चीज़ की ज़रूरत है। और दूसरा, फॉर्मेट के अंदर हमें तब्दीली लेके आनी चाहिए। आप सख्त से सख्त बात करें, लेकिन एक थॉटफुल तरीके से करें, एक रिस्पेक्ट के तरीके से करें कि लोगों को मौका दें अपनी बात बयान करने का। फिर आप उसके साथ इख्तलाफ करें, एक उसके साथ साथ पर्सनल अटैक ना करें, येलो जर्नलिज्म ना करें, फौज की जो है वो आगे लाइन टो ना करें। तो कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं कि जो हम करके हम इसको पावरफुल टूल फॉर पॉजिटिव चेंज बना सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये एक पावरफुल टूल है जिसका काम है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना, और हम जो है ना ख़त्म इसी बात पे करेंगे जिससे हमने शुरू किया था कि किसी भी मीडिया इंस्टीट्यूशन का ये रोल है कि वो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो डेमोक्रेसी को प्रोपेगेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपना रोल एथिकली निभाए। चाहे आप अभी अभी बने हैं, अभी अभी आपका जो है वो इनकाद हुआ है, आप एक नेसेंट सिस्टम है, इसके बावजूद जर्नलिस्ट के ऊपर और मीडिया हाउसेस के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा जिम्मेदारी कभी नहीं पड़ी कि वो इस वक्त सियासी जो सच्चाइयाँ हैं, सियासी जो तलखियाँ हैं,
और जो कड़े और सख्त बातें हैं हमारे मुल्क की, जो कड़वे सच हैं, उसको बोलने से मत डरें और बात करें। आखिर में मैं ये अपील करना चाहता हूँ अपने लिसनर्स से कि कमेंट सेक्शन के अंदर यूट्यूब के ख़ास तौर पे आप कमेंट्स करके हमारे साथ इंगेज करें, क्योंकि जो एक बुनियादी मकसद है इस पॉडकास्ट का वो ये है कि एक डायलॉग और मुकालमा जो है वो ज़िंदा रहे, ताकि मुबाहिसा हो, इख्तलाफ हो। बेशक आपका गुस्सा है, नापसंदीदगी, आप उसका इजहार करें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे। थैंक यू। आइंदा आने वाली कुछ एपिसोड्स के अंदर हम पाकिस्तान की शनाख्त, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और हमारी जो रूट्स हैं कल्चर की, ज़ुबान की, सियासत की, उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर सम मोर कंटेंट। लाइक एंड सब्सक्राइब द और एंड पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।